हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम रवि है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पूरा ही आधारित है इंडिया पर, भारत के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय गान आदि पर। आज हम इस लेक्चर में यही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। कई पशुओं के जो हैं वो वैज्ञानिक नाम हैं, इसका भी वैज्ञानिक नाम है, ये है पैंथेरा टाइग्रिस। इसके बाद इसी से रिलेटेड हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये बनता है कि ये जो हमारा राष्ट्रीय पशु है ये कब बना। ये बना लगभग आज से ठीक 46 साल पहले 18 नवंबर 1972 को हमारा ये राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पर और विचार करेंगे जो कि क्वेश्चन है इसकी स्थिति। आज इसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, पर फिर भी इसका देखा जाए तो आज बाघ अभयारण्यों की जो संख्या है वो 50 है। 2010 में जो थी जंगली बाघ वो 1701 थे और हाल ही में अखिल भारतीय रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट जो है वो 2018 में आई। फिर जंगली बाघों की जो संख्या है वो 2967 हो गई। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ही शुरू कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक इन बाघों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी पहले क्वेश्चन की एनालिसिस। तो मुझे आशा है कि आप इससे कुछ सीखेंगे। तो देखिए, ये है बंगाल टाइगर जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है बंगाल टाइगर। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो है हमारा हाथी। हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है। ये कब बना? ये उस समय बना जब पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों के संरक्षण के लिए 13 अक्टूबर 2010 को हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो डेट्स बताई जा रही हैं 13 अक्टूबर 2010, ये जो डेट्स आपको बताई जा रही हैं कृपया इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो डेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेट को ध्यान से देखिएगा। इसके अतिरिक्त इसके बारे में अगर हम एक बेहतरीन फैक्ट के बारे में जानें तो इसका जो एक फैक्ट है वो ये है कि पृथ्वी पर विचरण करने वाला हाथी जो है वो सबसे विशालकाय स्तनपायी जीव है। इसकी 2 तरह की प्रजातियां हैं, ये भी आप इसके ध्यान में रखिए। इसकी 2 तरह की प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है इसकी एशियाई हाथी और दूसरी इसकी प्रजाति है अफ्रीकी हाथी। ये 2 प्रजाति हैं जिसके नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थी हमारी सेकंड क्वेश्चन की एनालिसिस। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो हमारा क्या है। हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लाथनिस्ता गंगोतिका। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लाथनिस्ता गंगोतिका। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसे जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित कर दिया गया था वो देखते हैं। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया है
वो किया है 5 अक्टूबर 2009। डेट को नोट कीजिएगा। ये जो तारीखें बताई जाती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसे बनाया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। फिर इसका जो प्रस्ताव रखा था, इसका जो सुझाव दिया था कि इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया जाए, वो दिया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बिहार के नीतीश कुमार ने ये सुझाव दिया था कि इसको जलीय जीव बनाया जाए। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त एक हाल ही में एक नोटिफिकेशन आई है या एक कुछ विचार रखा है, तो वो है हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंडिया यानी कि WWFNI द्वारा गंगा डॉल्फिन की जनगणना शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो ये जनगणना करवाई जाएगी वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ऑफ इंडिया के अतिरिक्त, वो जनगणना इस वर्ष शुरू कर दी गई है। फिर इसका जो खतरा है, डॉल्फिन में कई सारे खतरे होते हैं क्योंकि वो एक जलीय जीव है, तो वहाँ पर बड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। आजकल हमारे देश भारत में, ज़्यादातर भारत देश में जो है वो जल प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है। तो जो डॉल्फिन है वो जलीय जीव है और जल प्रदूषण की वजह से उसकी संख्या में कमी आ रही है। तो उसको देखते हुए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। तो वो प्रयास देखिए यहाँ पर। ये प्रयास है पहला कि गुवाहाटी प्रशासन के द्वारा शहर पशु घोषित कर दिया गया है। शहर पशु किसे घोषित किया है कि डॉल्फिन को जो है वो गुवाहाटी प्रशासन ने इसे शहर पशु घोषित कर दिया गया है। फिर इसका देखें तो कई संगठन जो हैं वो मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके स्वच्छ आवास क्षेत्र में इनके लिए जो है एक स्वच्छ क्षेत्र बनाया जाएगा। इनको नदियों को अच्छी तरह से साफ किया जाएगा। इनको रहने के लिए एक अच्छी सी जगह बनाई जाएगी। तो उसके लिए ये सरकार प्रयास कर रही है। तो ये थी हमारी तीसरे क्वेश्चन की एनालिसिस। हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी पर। राष्ट्रीय पक्षी वैसे तो सभी को पता ही होता है कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पता तो होते हैं लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमें पता नहीं होते। तो हम आज उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पक्षी पर। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा है मोर। ये तो सभी को पता है, बताने की जरूरत है नहीं। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेंसिस। पावो क्रिस्टेंसिस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय पक्षी लिया है वो लिया है, इसका रंग भी याद रखिएगा, नीले रंग का लिया है। नीले रंग का जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि मोर जो है वो एक हरे रंग का भी होता है लेकिन वो नहीं है, इसे नीले रंग का लिया गया है, याद रखिएगा। फिर ये कब बना, राष्ट्रीय पक्षी से कब घोषित कर दिया गया? तो देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी बना 26 जनवरी 1963 को। 26 जनवरी 1963 को इसे जो है वो राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखना। इसके अतिरिक्त इसका एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बताया जाए कि हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसका भी जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर ही है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे भारत देश के अतिरिक्त किस देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो इसका आंसर आप अब देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है तो इसका भी राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर ही है। ठीक है, ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की एनालिसिस। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय वृक्ष पर। हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। बरगद, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेंथालेंसिस। वैज्ञानिक नाम वैसे तो बड़े अजीब होते हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम ही बता रहे हैं कि वैज्ञानिक नाम
कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो, या फिर जो पेपर आपको डालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कुछ आसान से डालें और आप उसका जल्दी से जवाब देते हैं। वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी डालते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो आपने ये बता देना है, फाइकस बेंथालेसिस। फिर ये देखते हैं कि ये कब बना। हमारा जो ये राष्ट्रीय वृक्ष है वो ये कब बना? राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बना, इसे राष्ट्रीय वृक्ष का जो दर्जा है वो भारत सरकार ने दिया है 1950 को। 1950 में जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। इसका अन्य नाम देखें, इसका अन्य नाम है बट और बड़। ये तो आपने पेड़ देखा ही होगा, ये है वो पेड़। मैं आपको पेड़ बताता हूँ, ये वो पेड़ है। और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसे भी देख लीजिए, ये नीले रंग का ही है, ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है हमारा। और फिर ये रही डॉल्फिन जो हमारा जलीय जीव है, ये डॉल्फिन है जो हमारा जलीय जीव है, जो हमारी जलीय जीव का इसे दर्जा दिया गया है। फिर ये है हमारा बरगद जो हमारा 5वें क्वेश्चन है जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ये है राष्ट्रीय वृक्ष हमारा, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इसकी शाखाएं जो हैं वो बड़ी लंबी लंबी हैं। तो इसकी जो शाखाएं हैं सबसे लंबी होती हैं, जो जमीन तक को छू जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताया जाए तो ये है कि ये एक स्थलीय द्विबीजपत्री है। ये जो वृक्ष है ये द्विबीजपत्री है, तो इसे याद रखिएगा। ये बड़ा ही द्विबीजपत्री होता है और ये बड़ा ही एक ही स्थान पर बहुत सारा स्थान ये घेर लेता है, जिसके कारण ये बड़ा ही विशालकाय पौधा दिखाई देता है। तो नेक्स्ट करते हैं, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा वो है कमल, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा। ये याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम। मैंने पहले भी कहा है कि एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान से देखिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है निलंबो न्यूसीफेरा। इसका एक मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ कि ये जो फूल है ये कीचड़ में उगने वाला फूल है ना। इंटरेस्टिंग कि कोई ऐसा फूल जो कीचड़ में उगता हो। इससे भी आप मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऐसे फूल का नाम बताओ जो कीचड़ में उगता हो। तो ये कीचड़ में उगने वाला फूल है जो है वो है कमल का फूल। कीचड़ में खिलने के बावजूद भी ये बड़ा ही सुंदर लगता है ये कमल का फूल। तो ये इसी के बेस पर जो है मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इसे हमारा राष्ट्रीय फूल घोषित किया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा राष्ट्रीय राज चिन्ह। राष्ट्रीय जो हमारा राज चिन्ह है वो ये वाला है। राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ के ऊपर जो है ये 3 शेर दिखाए जाते हैं, वो है हमारा राष्ट्रीय राज चिन्ह। और ये ऊपर वाले इमेज ये आपके कमल के फूल की इमेज है, जो कि कीचड़ में उगने वाला फूल है, ये उसी की इमेज है। फिर ये जो था अशोक स्तंभ जो था हमारा, अशोक स्तंभ का शीर्ष यानी ये सत्यमेव जयते जो लिखा है, जो ये 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, ये कब बना? ये बना हमारा 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखिएगा, ये बना हमारा 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय राज चिन्ह का दर्जा दे दिया। और इसमें जो है वो 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, अगली इसकी स्थिति देखें। जो स्थिति इन द सेंस कि ये कहाँ पर है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ये पूर्वी भाग में स्थित है राष्ट्रीय राज चिन्ह। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान के बारे में तो सभी को पता है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण और मन अधिनायक जय हे। जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। ये हमारा जो है वो राष्ट्रीय गान है। इसकी जो अवधि है, इसकी अवधि जो है वो है 52 सेकंड की। ये जो है इसके लिए भारत सरकार ने एक अवधि निर्धारित की है कि इन्हीं सेकंडों के अंदर जो है
वो राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसके जो रचयिता है कि किसने जो है, किस महान व्यक्ति ने जो है इसे लिखा है, तो इसे लिखा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसे याद रखिएगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम बताइए, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखें तो ये कब बना, ये जो है वो कब बना ये देखते हैं। आज से ठीक 107 साल पहले, आज से ठीक 107 साल पहले 27 दिसंबर 1911, तारीख को याद रखिए, 27 सितंबर 1911 को ये जो है वो राष्ट्रीय गान बना दिया गया। मतलब बना दिया गया कि हमारा जो है वो राष्ट्रीय गान गाया गया। कहाँ पर? हिंदी और बंगाली भाषा में इसे गाया गया। और कहाँ पर गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, इसके रचयिता कौन है, इसे किस किस भाषा में पहली बार कहाँ पर गाया गया और किसने गाया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हिंदी और बंगाली भाषा में इसे गाया गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारे 8 क्वेश्चन की एनालिसिस हो गई है और ये है हमारा जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ये है हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वो है हमारा राष्ट्रीय गीत। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम इसकी जो अवधि है, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हमारा है वंदे मातरम, और इसकी जो अवधि है वो है 65 सेकंड। यहाँ पर देखिए एक कंफ्यूजन रहता है कि कई लोगों को क्या होता है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में पता नहीं चलता। तो राष्ट्रीय गीत जो है वो है हमारा वंदे मातरम। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय गीत और गान, गान मतलब जनगण मन अधिनायक जय हे, और राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत की जो अवधि है वो है 65 सेकंड और राष्ट्रीय गान की जो अवधि है वो है 52 सेकंड। 65 सेकंड जरूरी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तक जो है ये 65 सेकंड तक ये खत्म होना चाहिए। ये 65 सेकंड तक जो है वो राष्ट्रीय गीत हमारा जो है वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब इसके रचयिता के बारे में जानते हैं। तो इसके जो रचयिता हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की या उसे लिखा। फिर ये कब बना राष्ट्रीय गीत हमारा जो कब बना, ये बना आपका 7 नवंबर 1876 ईस्वी में। वंदे मातरम जो है वो 7 नवंबर 1876 ईस्वी में जो है वो बनकर तैयार हुआ और तब से लेकर आज तक ये यहीं पर ही गाया जाता है। और इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। कहाँ पर लिखा? ये लिखा आपका बंगाल के कांतालपाड़ा नाम के गांव में इसे लिखा गया था, तभी से ये आज गाया जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो आई होप जो मैंने कहा वो कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि राष्ट्रीय गान जो है वो आपका जनगण मन अधिनायक जय है और इसकी अवधि 52 सेकंड है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में मुझे लगता है आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उस पर आधारित है। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी। ये तो सभी को पता है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हिंदी जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके अतिरिक्त साउथ जो है, भारत का जो साउथ है, भारत जो साउथ में है, साउथ भारत में जो है वो हिंदी कम ही बोली जाती है। साउथ भारत में जो है वो हिंदी जो है वो कम बोली जाती है। तो इसे ध्यान में रखिए कि राष्ट्रीय भाषा जो है हमारी वो है हिंदी। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। और ये कब बनी? ये बनी 14 सितंबर 1949 को। भारत सरकार ने 14 सितंबर 1919 को इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। और ठीक है, और यहीं से जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका 14 सितंबर। साउथ में ज़्यादातर यही भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी लोकल लैंग्वेजेस ही बोली जाती हैं, जैसे तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, ये ऐसी लैंग्वेज बोली जाती हैं क्योंकि उन्हें हिंदी ज़्यादा आती नहीं है। ये ऊपर आ जाइए आप, ये आपका हो गया नॉर्थ में, तो यहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो यहीं से हिंदी बोली जाती है। और हिंदी का जो मैंने बताया कि हिंदी ये राष्ट्रभाषा घोषित की गई 14 सितंबर 1949 को, और इसका जो है तभी से लेकर आज तक हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यही है इसकी डिटेल में एनालिसिस। इसके अतिरिक्त हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय लिपि पर। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, ये रही देवनागरी। इसे ध्यान से देखिए क्योंकि देवनागरी भाषा कई ऐसी होती है कि पता नहीं लगता है, तो ये इसीलिए मैं आपको चित्र के साथ समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है आपकी देवनागरी। देवनागरी जो आपकी लिपि है वो है ये, और ये इसके ऊपर रही हिंदी। हिंदी जो भाषा है, ये इसके जो अक्षर है क ट ये सारे ही इसके अक्षर हैं, और ये हिंदी है। और हिंदी की जो लिपि है वो है ये देवनागरी। ठीक है, ये देवनागरी इसकी लिपि है। देवनागरी को कब अपनाया गया या इसे कब मतलब राष्ट्रीय लिपि घोषित कर दिया, तो 1950 में संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को जो है वो देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है देवनागरी लिपि को, इसे याद रखिएगा, राजभाषा। और संविधान के अनुच्छेद, ज़्यादातर तो इस पर फोकस करिए कि अनुच्छेद 343(1) इस पर फोकस रहिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय लिपि जो है वो हमारी देवनागरी है, और इसे कब हमारी राष्ट्रीय लिपि घोषित कर दिया गया और किस अनुच्छेद के द्वारा इसे हमें राष्ट्रीय लिपि घोषित किया। तो इसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 11 की एनालिसिस। इसके अतिरिक्त हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आधारित है राष्ट्रीय वाक्य पर। राष्ट्रीय वाक्य जो है हमारा वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके चित्र की ओर। ये रहा सत्यमेव जयते। ये लिया है आपका जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसके शीर्ष पर जो 3 शेर हैं, उन 3 शेरों के नीचे पर ये लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी जहाँ पर सत्य है वहाँ पर सत्य की विजय होती ही होती है, अर्थात ये डेफिनेट है कि सत्य की सदैव ही जीत होती है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं सत्यमेव जयते पर। ये कब बना? सत्यमेव जयते जो है ये बना आपका 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट, इसे ध्यान से देखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए। मैंने पहले भी कहा है सारनाथ में है अशोक स्तंभ, जिस पर 3 शेर दिखाई देते हैं, उसके नीचे से ये लिया गया है, उसके नीचे पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और ये रहा इसका अर्थ, ये है इसका अर्थ, यानी सत्य की सदैव विजय होती है, ये रहा इसका अर्थ। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिला हो। तो यहीं पर आज के इस टॉपिक का अंत करते हैं, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।